नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ विकास तिवारी। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन अपनों उत्तराखंड का, तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। त्योहारों से पहले चीनी की बढ़ती कीमतों और कृत्रिम कमी की साजिश पर केंद्र और राज्य सरकारें एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। बाजार में चीनी की किल्लत का माहौल बनाने वाले जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की तैयारी हो चुकी है। केंद्र सरकार ने चीनी डीलरों के लिए स्टॉक लिमिट तय कर दी है। अब कोई भी थोक व्यापारी 400 टन से ज्यादा चीनी का भंडारण नहीं कर सकेगा। वहीं देश के कई राज्यों में छापेमारी और स्टॉक जांच अभियान शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में प्रशासन को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। चीनी के गोदामों की जांच के लिए 10 केंद्रीय टीमें अलग अलग राज्यों का दौरा करेंगी। सरकार का साफ कहना है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमाखोरी और अफवाह फैलाने वालों पर अब बड़ी कार्रवाई होगी। गौर करने वाली बात यह है कि चीनी के दामों में तेजी से उछाल आया है। 20 जुलाई को जहां चीनी करीब 48 रुपए किलो बिक रही थी, वहीं 20 अगस्त तक इसकी कीमत 55 रुपए किलो के पार पहुंच गई है। कई शहरों में खुदरा कीमतें 70 से 80 रुपए तक पहुंचने की खबरें सामने आई हैं, जिसके बाद सरकार ने कारोबारियों को हर शुक्रवार अपने स्टॉक की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर देने के निर्देश दिए हैं। स्टॉक में गड़बड़ी मिली तो कार्रवाई तय है। त्योहारों के मौसम में आम जनता को राहत देने के लिए सरकार ने साफ संदेश दिया है, न जमाखोरी चलेगी न कालाबाजारी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित चौधरी जुड़ गए हैं हमारे साथ। अमित, जो ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, चीनी की कीमतें लगातार बढ़ने को देखने को मिल रही हैं, उत्तराखंड में क्या जमीनी हालात बने हुए हैं इसको लेकर? देखिए, आपको बता दूं कि त्योहारों से पहले आम लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। सरकार का कहना है कि देश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन कुछ कारोबारी कृत्रिम कमी पैदा कर कीमत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को रोकने के लिए केंद्र ने थोक व्यापारियों के लिए 400 टन की स्टॉक लिमिट तय कर दी और इससे अधिक चीनी का भंडारण नहीं किया जा सकेगा और हर शुक्रवार कारोबारियों को अपने स्टॉक की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर देनी होगी। इसीलिए तो उत्तराखंड में सरकार ने भी सभी जिलों के जिलाधिकारियों, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और बाढ़ विभाग को संयुक्त जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। देहरादून, हरिद्वार, नगर, नैनीताल और पौड़ी समेत कई जिलों में चीनी के बड़े गोदामों और थोक मंडियों का निरीक्षण शुरू हो गया है। अधिकारियों को ये जांचने के निर्देश दिए गए कि कहीं भी व्यापारी निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक को नहीं रख रहे और कहीं कृत्रिम कमी पैदा कर कीमतों को तो नहीं बढ़ाई जा रही है। वहीं खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कहा जाए तो उत्तराखंड में फिलहाल चीनी की कोई कमी नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन की दुकानों पर भी पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध है और खुले बाजारों में भी आपूर्ति बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। यदि किसी व्यापारी तय सीमा से अधिक स्टॉक मिलता है या कालाबाजारी की शिकायत सही पाई जाती तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, दरअसल पिछले कुछ महीनों में चीनी की कीमतें लगातार बढ़ोतरी इसमें देखने को मिल रही है। बीते जुलाई में बात की जाए तो जहाँ चीनी लगभग 48 रुपए किलो बिक रही थी, वहीं अगस्त में कई जगह कीमतें 55 रुपए किलो हो गई है और कुछ शहरों में खुदरा कीमत 70 से 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंचने की खबर सामने आ रही है। ऐसे में रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणोत्सव और नवरात्रि जैसे त्योहारों से पहले सरकार किसी भी तरह की जमाखोरी रोकना चाहती है और केंद्र सरकार की विशेष टीमें अलग अलग राज्यों में गोदामों और स्टॉक की जांच करेगी। उत्तराखंड प्रशासन का ये भी कहना है कि बाजार पर लगातार नजरें बनाई जा रही है और जरूरत पड़ने पर छापेमारी अभियान और तेज किया जाएगा। कुल लगे कहा जाए तो सरकार का देखिए संदेश साफ है कि त्योहारों के दौरान आम जनता को महंगी चीनी खरीदने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा और जमाखोरी, कालाबाजारी और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि बाजार में चीनी की उपलब्धता और कीमत दोनों पर नियंत्रण बनाया जा सके। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार स्थित बंदी छोड़ श्री ब्रह्म निवास आश्रम के 51वें निर्माण दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संस्था के समाज सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। सीएम धामी ने कहा कि जरूरतमंदों की मदद करना ही सच्ची सेवा है। वहीं बंगाल में घुसपैठ रोकने के लिए भूमि आवंटन के मुद्दे पर सीएम धामी ने कहा कि देश में लोग डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जता रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली सरकारों को जनता धीरे धीरे नकार रही है। झारखंड में छात्रों से जुड़ी घटना को लेकर धामी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें झारखंड जाकर छात्रों की आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड में 100 से ज्यादा नकल माफिया जेल भेजे गए और 34,000 नियुक्तियां की गई हैं। सीएम धामी ने दिया बयान, डबल इंजन सरकार पर लोग भरोसा जता रहे हैं। सीएम धामी का कहना है तुष्टीकरण की राजनीति पर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है, खासतौर पर कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा। इसके अलावा विकास परियोजनाओं का बीजेपी सरकार के अंदर धरातल पर उतरने का उन्होंने दावा किया। बंगाल के मुद्दे पर बयान उन्होंने दिया, जनता के डबल इंजन पर विश्वास की कही बात। झारखंड मामले पर राहुल गांधी को घेरा, बोले छात्रों के मुद्दे पर राहुल गांधी से सीएम धामी ने सवाल करते हुए उन पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। झारखंड न जाने को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। इसके अलावा उत्तराखंड में नकल माफिया पर कार्रवाई का दावा भी सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा नकल माफिया प्रदेश के अंदर जेल भेजे गए हैं। 34,000 नियुक्तियां होने की जानकारी भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी। देखिए, ये जो इस प्रकार का दोहरा चरित्र है, राहुल गांधी को वहाँ जाना चाहिए, उनको जाना चाहिए था। जो जगह जगह वो छात्रों को बुला रहे हैं, आदि बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जैसे उन्होंने उत्तराखंड में ही आकर झूठ बोला कि एक भी नकल माफिया को किसी को जेल में नहीं भेजा, जबकि 100 से ज़्यादा नकल माफिया उत्तराखंड के अंदर जेलों की सलाखों के पीछे गए। 34,000 नियुक्तियाँ आज हुई। आज उनकी पार्टी के लोग सोचते हैं कि अब ये पुराना वाला देश है जहाँ लोग भ्रम में आ जाएंगे, झूठ और अफवाहों में आ जाएंगे। अब देश बदल चुका है। अब इनके झूठे बातों पर, चुनाव की बातों पर नहीं आने वाले हैं। ये कहते हैं हम रोजगार देंगे। अरे भाई, आप 60 सालों तक सरकारों में रहे हैं, आपने कितना रोजगार दिया? आपने रोजगार दिया होता तो आज कांग्रेस विलुप्त होने की स्थिति में न होती। जिन राज्यों में भी कांग्रेस एक बार सत्ता से बाहर हुई है, वहां फिर सत्ता में लौटकर। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए 2 दिनों तक राज्य की सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। लखपति दीदी योजना, सरकारी नौकरियों में 33% क्षैतिज आरक्षण और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से बहनों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल नारी शक्ति के विकास में मील का पत्थर साबित हो रही है। त्योहारों पर इस तरह की सुविधाएं ये संदेश देती हैं कि सरकार हर कदम पर महिलाओं के साथ खड़ी है। ये बहुत ही हर्ष का विषय हम महिलाओं के लिए, जिस प्रकार से लगातार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हम महिलाओं के बारे में इतना सोच रहे। पहले भी आपने देखा होगा 30% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को देना, सहकारिता विभाग में महिलाओं को आरक्षण देना, लखपति दीदी योजना के तहत लाखों महिलाओं को इसका लाभ प्रदान करना। उसी क्रम में ये जो 28 और 29 अगस्त को ये बसों का फ्री दिया गया है उनको एक तोहफा, वो बहुत ही काबिले तारीफ तोहफा है। और ये कहा जा सकता है कि इसने संवेदना और एक आत्मीयता का भाव जो उनमें देखने को मिलता है महिलाओं के प्रति, उससे हम। रुड़की में देर रात पुलिस और बेखौफ बदमाशों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई। अमन हत्याकांड में शामिल आरोपियों को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जबकि फरार हुए 2 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि घटना नगला इमरती इलाके की है, जहां पुलिस को बदमाशों के मौजूद होने की सूचना मिली थी। घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए कार्रवाई की और घायल आरोपी सौरभ से पूछताछ में अमन हत्याकांड में अपनी भूमिका कबूल की है।
पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। अभी रोहतक थाना क्षेत्र में घटनाक्रम हुआ है जो कल एक ब्रूटल मर्डर हुआ था अमन का। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू में हमारी टीम ने लगातार गश्त रखी और अभी थाने को एक सूचना मिली कि वो जो कल के अभियुक्त हैं वो अपने घर के आसपास कहीं आए हुए हैं। तो हमारी टीम ने तुरंत मूव किया। तो करीब 1:45-2 बजे के आसपास ढंडेरा और नगला इलाके के बीच में एक बाइक में 3 सवार जा रहे थे। पुलिस ने उनको रोकने को बोला तो रुके नहीं, उनका पीछा किया। तो आगे जाके जब उनकी बाइक गिरती है तो उनमें से एक बंदे ने पुलिस की टीम पे फायर किया। पुलिस ने भी जवाबी फायर किया है जिसमें उसके पैर में गोली लगी है, जो अभी सौरभ तेजपुरिया के नाम से हॉस्पिटलाइज है, घायल के तौर पर उसको लाए हैं। तो उसने ये बताया कि उसके साथ जो बाकी 2 लोग थे वो अर्पित सैनी और दूसरे का नाम है दीप यादव, वो 2 लोग फरार हैं जिनको पकड़ने के लिए हमारी टीमें अभी लगी हैं। अमन हत्याकांड के बाद पुलिस का कड़ा एक्शन देखने को मिला है। देर रात अमन हत्याकांड के आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। अमन हत्याकांड के मुख्य आरोपी सौरभ के पैर में गोली लगी जिससे वह घायल हो गए। पुलिस ने घायल सौरभ को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस को सूचना मिली कि अमन के हत्या के आरोपी बाइक पर जा रहे हैं। पुलिस ने घेरकर उनको रोकने का प्रयास किया। बदमाशों ने, जो कि अमन के हत्या आरोपी थे, उन्होंने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी और पुलिस से भिड़ता देख आरोपियों ने पुलिस पर फायर जोड़ दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई जिससे अमन के हत्याकांड के मुख्य आरोपी सौरभ को घायल हो गए, जबकि 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुए। हालांकि बाद में पुलिस ने दोनों फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार पुलिस का साफ संदेश है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। रुड़की से एनबी के लिए हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में आयोजित 4 दिवसीय हिमालयन MSME एक्सपो के दूसरे दिन छात्रों और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। वाइब्रेंट उत्तराखंड के तत्वाधान में भारतीय मीडिया एंड इवेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आयोजित इस एक्सपो में रानीपुर विधायक आदेश चौहान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। एक्सपो में कृषि, हॉर्टिकल्चर, ऑर्गेनिक उत्पादों, स्टार्टअप और MSME से जुड़े स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहे। विभिन्न शिक्षण संस्थानों से पहुंचे छात्र छात्राओं ने आधुनिक कृषि तकनीकी, जैविक खेती और स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी ली। विधायक आदेश चौहान ने कहा कि ऐसे आयोजन किसानों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को बड़ा मंच उपलब्ध कराते हैं। वहीं आयोजक भारत बलियान ने कहा कि MSME क्षेत्र रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। एक्सपो में युवाओं का उत्साह। हरिद्वार में 4 दिवसीय एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। आज उसका दूसरा दिन था। छात्रों ने कृषि उत्पादों की इस एक्सपो के दौरान जानकारी ली। ऑर्गेनिक खेती और स्टार्टअप्स पर इस एक्सपो के दौरान फोकस किया जा रहा है। MSME से जुड़े उत्पाद आकर्षण का केंद्र बनते हुए नजर आ रहे हैं। युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों का संदेश दिया जा रहा है। आत्मनिर्भरता का संदेश भी इस MSME एक्सपो के द्वारा दिया जा रहा है। विधायक आदेश चौहान ने किया एक्सपो का निरीक्षण। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए कृषि और हॉर्टिकल्चर उत्पादों ने इस एक्सपो में सुर्खियां बटोरी। विभिन्न राज्यों के उत्पाद बने आकर्षण का केंद्र। छोटे उद्योगों को मिला बड़ा मंच। MSME एक्सपो में छोटे उद्योगों को बड़ा मंच मिला। युवाओं को रोजगार देने वाला बनने की अपील। कितनी जरूरी मानते हैं? निश्चित रूप से भारत सरकार का जो उद्देश्य है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने में ये प्रदर्शनी पूरी तरह से सफल है। मैंने भी विभिन्न स्थलों का यहाँ पर निरीक्षण किया है, तो बहुत सारी नई जानकारियां मुझे भी प्राप्त हुई है और मुझे लगता है कि जिस तरह से लोग यहाँ पर आकर देखेंगे, इस स्थलों पर जाएंगे और वहाँ पर हमारे जो अधिकारी हैं, भारत सरकार के भी और हमारी स्टेट गवर्नमेंट के भी जो अधिकारी हैं, वो हर चीज की जानकारी उनको दे रहे हैं। दूसरे विभिन्न स्टेटों के अंदर जिस तरह के प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं, खासकर आज की जो डिमांड है ऑर्गेनिक वाली, तो ऑर्गेनिक फूड्स यहाँ पर है। यहाँ पर एरोमेटिक्स प्लांट्स कैसे पैदा कर सकते हैं उसकी पूरी जानकारी दी जा रही है। एरोमेटिक प्लांट से जो चीजें तैयार हो रही है वो दिखाई गई है। हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर की स्टॉल लगा है, तो उसके अंदर बहुत सारी जानकारी, एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारे
स्टॉल लगे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको ये जानकारी मिलेगी और उनके अंदर यदि जिज्ञासा पैदा होती है इनको देखकर कुछ करने की, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें कि हमारी अगर नॉन प्रोडक्टिव लैंड भी है तो वहां भी हम खेती कर सकते हैं और वहां से भी हम पैसा प्राप्त कर सकते हैं, वो हमारी आजीविका का साधन बन सकता है। तो ऐसी दिशा लोगों को मिल जाए तो ये निश्चित रूप से प्रदर्शनी इसमें सफल है और मुझे लगता है कि लोग यहाँ पर आकर कुछ ना कुछ प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन का कोई रोजगार वो उत्साह है और काफी लोग कल भी आए, आज भी काफी क्राउड आया और मुझे लगता है कि एमएसएमई क्षेत्र में एक नए आयाम ये प्रदर्शनी लिखेगी, क्योंकि इसका फोकस ही एमएसएमई को बढ़ावा देना है और दूसरा जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है डेवलपमेंट और स्कीम उनको डिस्प्ले करना है। तो मुझे लग रहा है कि पब्लिक जो आ रही है वो सुबह से ही 10 बजे से ये स्टार्ट हुआ था एग्जीबिशन और देख के ही बन रहा है कि काफी पब्लिक इसमें देखने के लिए आ रही है। और मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत, तो विकसित भारत को साकार करने में इस तरह की प्रदर्शनियों का बहुत बड़ा अहम रोल है। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, मुख्यमंत्री जी का प्रदेश के, उनका यही। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर पानी वाला बैंड के पास भारी लैंडस्लाइड के चलते सड़क का एक हिस्सा धंस गया, जिससे यातायात बाधित हो गया। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए भारी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी है, जबकि छोटे वाहनों के लिए रास्ते को आंशिक रूप से खोला गया है। वहीं देहरादून में भारी बारिश के बाद टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास पेड़ गिरने से 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। लगातार बारिश के कारण तमसा नदी उफान पर आ गई, जिससे टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में पानी भर गया। प्रशासन और संबंधित विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। रोजगार और युवाओं के भविष्य को लेकर सामने आए आंकड़ों पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए शिक्षा के साथ प्रैक्टिकल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर विशेष जोर देने की जरूरत है। नीति आयोग की रिपोर्ट में भी ये संकेत दिए गए हैं कि युवाओं को व्यवहारिक ज्ञान और इंडस्ट्री की जरूरतों से जोड़ना बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने लंबे समय तक केवल थ्योरी पर ध्यान दिया, लेकिन 2014 के बाद केंद्र सरकार ने विकसित भारत के लक्ष्य के तहत स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया है। नई शिक्षा नीति में भी कई बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा कि साल 2040 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में युवा अहम भूमिका निभाएंगे, जिससे उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे। नीति आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर संकेत मिले हैं कि अब भारत में थ्योरिकल एजुकेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल एजुकेशन के ऊपर भी जोर दिया जाना चाहिए। हमारे देश की इंडस्ट्री और मार्केट से संबंध रखने वाले कोर्सेज जो रोजगार की दृष्टि से भी युवाओं के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे और देश के विकास में विकसित भारत की दिशा में भी जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है वो बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। अभी नई शिक्षा नीति आई है, भारतीय जनता पार्टी ने लागू करी है। पूर्ववर्ती सरकारों ने केवल और केवल थ्योरिकल एजुकेशन के ऊपर फोकस रखा। स्किल्ड डेवलपमेंट, स्किल एजुकेशन और प्रैक्टिकल एजुकेशन को दरकिनार करा। लेकिन 2014 के बाद से जब से केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में, मुख्य सेवक के रूप में उन्होंने अपना पदभार ग्रहण करा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और संगठन को निश्चित तौर पर ये महसूस होने लगा कि विकसित भारत के मिशन में प्रैक्टिकल एजुकेशन और स्किल्ड डेवलपमेंट के ऊपर विशेष फोकस होना है और इसी के मद्देनजर नई शिक्षा नीति में बहुत से परिवर्तन किए गए हैं। फिलहाल के लिए हमारे खास बुलेटिन अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला यहीं तक। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज नेशनल। नमस्कार।